हेलो दोस्तों, एसएस मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस चर्चा में हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये क्लास स्पेसिफिकली डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश के राजन सीरीज 2026 वाले मास्टर ब्लूप्रिंट पर आधारित होने वाली है, जिसमें हम पूरा स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल। और देखो, आज हमारा मेन गोल ये है कि बिना किसी इधर उधर की बातों के जो सोर्सेज में 100% वेरीफाइड फैक्ट्स और शॉर्टकट ट्रिक्स दिए गए हैं ना, उनको कंप्लीटली डिकोड किया जाए। सही बात है, क्योंकि रटने से ज्यादा छात्रों के लिए चीजों का लॉजिक समझना जरूरी है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सोच रही थी कि सबसे पहले हम उस बेसिक चीज से स्टार्ट करें जहां से भाषा शुरू होती है, यानी फोनेटिक्स। एकदम सही अप्रोच है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के मुताबिक किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसकी साउंड्स का पता होना चाहिए। जैसे शिवांश मिश्रा सर ने भी बताया है कि फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स। अच्छा, एक एग्जाम ट्रैप का बड़ा जिक्र होता है, क्योंकि बचपन से सबने A to Z पढ़ा है। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि इंग्लिश में कितनी साउंड्स हैं, तो कोई भी कैजुअली 26 यानी 26 पर ही टिक लगाएगा ना। हाँ, और यहीं पर मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि सही जवाब 26 नहीं 44 यानी 44 है। वेट, 44? ये मैथ्स थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मतलब अंग्रेजी में वाउल्स तो बस 5 ही होते हैं, A, E, I, O, U, और बाकी 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो ये 26 अक्षर अचानक से 44 आवाजें कैसे निकालते हैं? ये तो किसी सीक्रेट कोड जैसा लग रहा है कि भाई लिखते कुछ और है और बोलते कुछ और है। बिल्कुल, एक सीक्रेट कोड ही समझ लीजिए। देखिए, एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड इन द PDF, ये जो 5 वॉवल्स है ना, जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे गले और होठों का आकार बदलता है। अच्छा। तो उस आकार बदलने की वजह से ये 5 वॉवल्स आपस में 20 अलग-अलग ध्वनियां यानी 20 साउंड्स उत्पन्न करते हैं। 20 आवाजें सिर्फ 5 वावल से? अरे वाह! हाँ, और जो 21 कॉन्सोनेंट्स बचे हैं वो 24 साउंड्स बनाते हैं। तो 20 और 24 मिलकर टोटल 44 साउंड्स बन जाती हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि लेटर्स 26 हैं और साउंड्स 44। एग्जैक्ट। और इसी सीक्रेट कोड में एक और ट्रैप है, साइलेंट लेटर्स का। ओ हाँ, जहाँ लेटर्स होते तो हैं शब्दों में पर बोले नहीं जाते। राइट। जैसे PDF में एक वर्ड दिया है WHISTLE। इसे तो लॉजिकली विसल पढ़ना चाहिए, है ना? लॉजिकली हाँ, पर बोलते टाइम H और T बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, तो हम इसे विसल पढ़ते हैं। एक और बड़ा ट्रिकी वर्ड है GNAT। अब इसको देखकर लगता है कि ये ग्नैट होगा। हाँ, G से शुरू हो रहा है तो। पर शिवांश मिश्रा सर ने इसे PDF में स्पेशली हाईलाइट किया है कि इसमें G साइलेंट है। इसे सिर्फ नॉट पढ़ा जाता है, जैसे NOT। ओ, मतलब G का कोई साउंड ही नहीं। और गाइड शब्द में भी तो U साइलेंट होता है ना। बिल्कुल। और सैंडविच में D साइलेंट होता है, SANDWICH, पर बोलते हैं सैंडविच। वेट, एक वर्ड और मैंने नोट्स में देखा था, साइकोथेरेपी। PSYCHO, शुरू P से होता है पर पढ़ते साइको है। ये तो किसी का भी दिमाग घुमा दे। हाँ, और इसीलिए रूल्स रटने से ज्यादा उन शब्दों को समझना पड़ेगा। एक बहुत कॉमन स्पेलिंग एरर जो नोट्स में दिया है वो है वेडनेसडे। अच्छा, वही जिसमें D साइलेंट होता है, वेडनेसडे। एग्जैक्ट। और एक और शब्द है जिसे सबसे ज्यादा गलत लिखा जाता है, खुद, ग्रामर। ग्रामर। इसमें क्या गलती होती है? ये तो सिंपल है। ज्यादातर लोग आखिर में ER लगा देते हैं, जबकि सही स्पेलिंग होती है GRMMAR। ओह, लास्ट में AR लगता है। ये छोटी छोटी गलतियां सच में भारी पड़ सकती हैं। बिल्कुल पढ़ सकती हैं। अच्छा, तो इन ध्वनियों और शब्दों से आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखते टाइम हमारा दिमाग काम कैसे करता है? देखिए, उसके लिए ब्लूप्रिंट में एक 4 स्तंभों वाला फ्रेमवर्क बताया गया है, जिसे LSRW प्रिंसिपल कहता है। LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। हाँ, और राइटली सेड, शिवांश मिश्रा सर ने इन चारों को 2 कैटेगरीज में बांटा है, रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स। अच्छा, तो रिसेप्टिव मतलब इनपुट हो गया, जैसे हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं। सही कहा। लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव हैं और स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्टिव हैं, जहां हम नॉलेज बाहर दे रहे हैं, यानी आउटपुट। इससे मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। ये तो बिल्कुल खाना खाने और एक्सरसाइज करने जैसा हुआ ना। वो कैसे? थोड़ा समझाइए। देखो, लिसनिंग और रीडिंग यानी सुनना और पढ़ना, ये कैलोरीज अंदर लेने जैसा है।
हमारा इनपुट, और स्पीकिंग और राइटिंग वो एक्सरसाइज है जहां हम उस एनर्जी का यूज करके आउटपुट निकालते हैं। बिना अच्छा खाना खाए कोई जिम में वजन थोड़ी ना उठा सकता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने, और यही पॉइंट क्लास में अप्लाई होता है। बिना अच्छा सुने और पढ़े छात्र अच्छा बोल नहीं सकते। तो फ्रेमवर्क तो क्लियर हो गया, पर अब सवाल ये आता है कि टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? मतलब एक टीचर क्लास में इन स्किल्स को सिखाता कैसे है? पीडीएफ में इन टीचिंग मेथड्स को बहुत डिटेल में समझाया गया है। सबसे ट्रेडिशनल तरीका है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें मातृभाषा का बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ, टीचर लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। इसका फोकस पूरा रीडिंग और ग्रामर रूल्स पर होता है। एक सेकंड, तो अगर फोकस सिर्फ रीडिंग और रूल्स पर है तो प्रैक्टिकली अंग्रेजी बोलना कैसे आएगा? ये तो किसी को तैरना सिखाने जैसा है कि भाई तुम पूल के बाहर बैठो और बस तैरने की रूल बुक पढ़ते रहो। सही पकड़ा आपने, और इसीलिए इस मेथड का एक एंटी ट्रांसलेशन वर्जन लाया गया, जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें मदर टंग का यूज बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है, सिर्फ इंग्लिश में सोचना और बोलना। पर देखो, अगर एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बेसिक इंग्लिश आती ही नहीं है और टीचर सीधे उन्हें इंग्लिश में पुश कर दे, तो वो पैनिक नहीं हो जाएंगे? पैनिक तो होने, और इसी समस्या को देखते हुए एक मिडवे ट्रिक निकाली गई जिसे बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं। अच्छा, बाइलिंगुअल मेथड, ये किसने बनाया था? इसके आविष्कारक प्रोफेसर सीजे डॉटसन थे, और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर की मटेरियल में हाईलाइटेड है, ये डायरेक्ट और ग्रामर ट्रांसलेशन के बीच का रास्ता है। इसमें शुरू में हार्ड वर्ड समझाने के लिए थोड़ी सी मातृभाषा यूज करते हैं, और उसके बाद बाकी की क्लास इंग्लिश में ही चलती है। इससे डर भी खत्म होता है और प्रैक्टिस भी होती है। ये काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। और मैं देख रही थी कि इसमें एक डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड भी मेंशन किया गया है। हाँ, डॉक्टर माइकल वेस्ट ने एक्चुअली ऑब्जर्व किया कि भारत में माहौल ही नहीं है इंग्लिश सुनने का, तो उन्होंने पूरा फोकस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पर लगा दिया। साथ ही एक स्ट्रक्चरल अप्रोच भी है, जिसे ओरल अप्रोच कहते हैं। यहाँ वर्ड बाय वर्ड रटने के बजाय सेंटेंस के पैटर्न्स पर ध्यान दिया जाता है। सेंटेंस पैटर्न्स मतलब जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली, कर्ता, उसके बाद क्रिया और फिर कर्म। ये इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का कोर है। तो मेथड्स तो ठीक है, लेकिन इन मेथड्स में सिखाने के लिए जो एक्चुअल रूल्स होते हैं ग्रामर के, वहाँ लोग बहुत फंसते हैं। सबसे ज्यादा तो ये आर्टिकल्स ए, एन और द में। बचपन से बस एक ही चीज रटी है कि वावल दिखे तो एन लगा दो, पर एग्जाम में वो रूल हमेशा काम नहीं आता ना। बिल्कुल नहीं आता। और यहाँ शिवांश मिश्रा सर ने एक बहुत ही कमाल की ट्रिक दी है, एकदम फेल प्रूफ। उन्होंने कहा है कि इंग्लिश वर्ड्स के लेटर्स को मत देखो, उनकी शुरुआती ध्वनि को हिंदी में लिखकर देखो। वेट, हिंदी में? अंग्रेजी आर्टिकल्स लगाने के लिए हिंदी अल्फाबेट का यूज करना है, ये कैसे होगा? यही तो आसान तरीका है। स्टेप 1, अंग्रेजी शब्द पढ़ो। स्टेप 2, शुरुआती साउंड को हिंदी में सोचो। अगर आवाज हिंदी स्वर की है, जैसे अ, आ, ई, ओ, तो आंख बंद करके एन लगा दो। अच्छा। और अगर साउंड हिंदी व्यंजन की है, जैसे क, ख, ग, तो वहां अ लगेगा। चलो इसको टेस्ट करते हैं। एक वर्ड है आर, HOUR। अब H तो इंग्लिश कॉन्सोनेंट है, तो पुराने रूल के हिसाब से अ आना चाहिए। पर अब नए हिंदी ट्रिक से देखिए, इसे हम पढ़ते हैं आवर। पहली ध्वनि क्या है? आ, और आ तो हिंदी का स्वर होता है। एग्जैक्ट, तो यहाँ एन लगेगा, एन आवर। एक और लीजिए, ग्रेट। इसे बोलेंगे तो शुरुआत ग से होती है, और ग हिंदी का व्यंजन है, मतलब यहाँ अ ग्रेट मैन लगेगा। ये तो सच में बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। सालों का कंफ्यूजन सेकंडों में सॉल्व। बिल्कुल। और वहीं द की बात करें तो वो हमेशा स्पेसिफिक चीजों के लिए आता है, जैसे वी स्टेड एट द होटल इन द सेंटर ऑफ टाउन, मतलब किसी पर्टिकुलर होटल की बात हो रही है। सही बात है। और प्रेपोजिशंस का क्या सीन है? उसमें भी बहुत एक्सेप्शंस होते हैं। हाँ, वहाँ मटेरियल में ट्रिगर वर्ड टेक्निक दी गई है। जैसे एक सेंटेंस है, ही डाइड ऑफ कॉलेरा। तो जब भी किसी बीमारी से मौत की बात होती है, ट्रिगर वर्ड बीमारी होती है और उसके साथ हमेशा ऑफ लगता है। एक एग्जाम्पल मैंने देखा था, वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज। तो जब डिफिकल्टीज में पढ़ते हैं तो इनटू लगता है। हाँ, क्योंकि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर कर रहे हैं। और एक और है, आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट पर आने के लिए एट यूज होता है। अच्छा,
इसके आगे नोट्स में ग्रामर के रूल्स और अप्रोचेस भी है ना? बहुत शॉर्ट में क्लियरली बताया है। जैसे सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। एक इम्पेरेटिव का एग्जाम्पल है प्लीज गिव मी द बुक। नाउन्स 5 तरह के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और एडजेक्टिव्स की वो डिग्रीज, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। राइट, 3 डिग्रीज। और पॉजेसिव केस को भी समझाया है, जैसे हुज और माइन। मुझे इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच में थोड़ा डाउट था। ये ग्रामर टीचिंग में कैसे अलग है? डिडक्टिव यानी निगमनात्मक, थोड़ा बोरिंग ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें टीचर बस रूल लिख देते हैं और बच्चे रट लेते हैं। अच्छा। पर इंडक्टिव यानी आगमनात्मक अप्रोच बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड है। टीचर पहले बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देते हैं और छात्र खुद पैटर्न्स ढूंढकर रूल डिस्कवर करते हैं। देखो, ये बहुत लॉजिक वाली बात है। पोइट्री यानी कविता सीखने का उद्देश्य लॉजिक नहीं होता, बल्कि इमोशन, एस्थेटिक सेंस और एंजॉयमेंट होता है। पीडीएफ में जॉन कीट्स की एक ब्यूटीफुल लाइन भी कोट की गई है। कौन सी लाइन? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यानी कविता का काम उस ब्यूटी को फील करवाना है। जबकि ग्रामर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है। वहाँ तो अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड और सही करेक्ट पैटर्न्स को आत्मसात करना जरूरी होता है ना? एग्जैक्ट। एक फीलिंग है तो दूसरी स्ट्रिक्ट साइंस। और इस साइंस और फीलिंग दोनों को क्लास में ठीक से दिखाने के लिए TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज होता है। ऑडियो विजुअल एड्स जैसे टीवी, आई थिंक सबसे इफेक्टिव वही होते हैं, क्योंकि बच्चे सुनते और देखते दोनों एक साथ है। बिल्कुल। और ये सब कुछ आधुनिक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के हिस्से में आता है। उसी को टेस्ट करने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी यूज होती है, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरणात्मक। हाँ, और एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है एग्जाम के लिए कि सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंग्लिश ही है, और बच्चों की फ्री थिंकिंग को बढ़ाने के लिए फ्री कॉम्पोजिशन बहुत जरूरी है। ये तो सच में एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। और इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स ये PDF नोट्स फ्री में लेना चाहते हैं, वो तुरंत टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर @ShamMantra ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। वहाँ लाइव क्लासेस भी लगातार चलती हैं। तो देखो, हमने आज 26 लेटर्स वर्सेस 44 साउंड्स के ट्रैप से लेकर आर्टिकल्स के मैजिकल हिंदी ट्रिक तक सब कुछ ठीक से समझ लिया। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक डीप सवाल आ रहा है। बोलिए, क्या सवाल है? हमने स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स, मेथड्स और LSRW को पढ़ा, पर जब हम असली दुनिया में आते हैं, जहां भाषा का असल काम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना होता है, तो सोचो क्या ज्यादा जरूरी है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी या फिर फंक्शनल ग्रामर, जहां भले ही वर्ड्स थोड़े इधर उधर हों पर कम्युनिकेशन पूरा हो जाए। अगर आने वाली एजुकेशन पूरी तरह चाइल्ड सेंटर्ड हो रही है, तो क्या हम ये स्ट्रिक्ट रूल्स छोड़कर सिर्फ भावनाओं पर फोकस करने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हर सीखने वाले को थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। ये वाकई एक प्रोवोकिंग थॉट है। भाषा हमेशा इवॉल्व होती है। सही बात है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।